नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का संस्कृत का पेपर था। मुझे आशा है कि आप लोग आज का पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे और जैसा कि मैंने बताया था वही पेपर आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताएं। और बच्चों, अब आपका अगला पेपर सामाजिक विज्ञान का होने जा रहा है। आपका अगला पेपर 16 तारीख को होगा। कब होगा? 16 तारीख को समाज विज्ञान का पेपर होगा। बुधवार है, उस दिन बुधवार को आपका समाज विज्ञान का पेपर होगा। बट आज से ही आपको इसको पेपर को मैं बता देता हूँ। आज 12 तारीख है, आपके पास 3-4 दिन मिल जाएंगे आपको इस पेपर को याद करने के लिए। इसलिए बच्चों, इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ विकल्प जल्दी से स्टार्ट करते वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूरे प्रश्न बताने हैं और प्रत्येक प्रश्न को मुझे समझाना भी। और देखिए कितने बड़े बड़े प्रश्न हैं। समाज विज्ञान के प्रश्न तो बड़े रहते ही हैं बच्चों। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न अपन के प्रश्न 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले पूछा गया है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में पूरा करती है? तो आप सभी को पता है अपने 365 दिन, 365 का क्या होता है? अपने 1 साल होता है। मतलब 1 साल हो जाता है जब एक परिक्रमा हो जाती है पृथ्वी की। जैसे मान लो ये सूरज है, तो इसकी पूरी परिक्रमा पृथ्वी कितने दिनों में कर लेती है? 365 दिनों में कर लेती है। इसी के प्रकार बच्चों प्रश्न दूसरा दिए गए प्रतीक, जो प्रतीक चिन्ह, ये देखिए चिन्ह दिए गए हैं कुछ, ये लाइनों में चिन्ह दिए गए थे। तो अपन को बताना था कि इसमें बताना है अपन को प्रतीक चिन्ह नहर के लिए कौन सा चिन्ह है? नहर होती है ना, नहरें बनी रहती हैं ऐसी, तो नहर के लिए कौन सा चिन्ह है ये अपन को बताना था। तो नहर के लिए कौन सा ये वाला चिन्ह यूज करते हैं अपन लोग? ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। इसमें नहर का चिन्ह कौन सा है? ये वाला इसमें नहर का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर का कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध नीचे का कहलाता है। ये उत्तरी गोलार्ध रहता है ऊपर पृथ्वी के और नीचे रहता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? तो आप सभी को पता है उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो प्राचीन काल की वस्तुओं को जो अध्ययन करता है उनको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक बोलते हैं। पुरातात्विक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुरातात्विक। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। कुछ भीमबेटका की गुफाएं रहती हैं, उनमें जो चित्र पाए गए हैं वो कहाँ पर? आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? आप सब मुझे कमेंट कर नीचे बताइए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको भीमबेटका की गुफाएं हैं जो, वो कहाँ पर, मतलब सॉरी, जो इसमें कौन से चित्र पाए जाते हैं? शैल चित्र पाए जाते हैं। इसका कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठवां प्रश्न पूछा गया इसमें कि सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र साम्राज्य अशोक की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद एक सातवां प्रश्न पूछा गया है, कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क थे प्रसिद्ध, और इन्हीं ने इसकी कुषाण वंश की स्थापना भी की थी। कुषाण वंश की क्या थे? कनिष्क। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोग मुख्य भोजन है? किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है? सरसों की रोटी और मक्के का साग। आप सभी को पता है ये पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है, तो ये इसका पंजाब इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न इसमें पूछा गया, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है कौन होता है? सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। उसके बाद देखिए दसवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सरकार की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है कोई भी सरकार नहीं होगी तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रांत मतलब कोई भी प्रजातंत्र देश है, मतलब लोकतांत्रिक देश है, उसमें किसकी आवश्यकता होती है? सरकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन लोग वोट देकर सरकार बनाते हैं और सरकार पूरे देश को क्या करती है? चलाती है। देखिए बच्चों, इसके बाद अपन लोग यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये थोड़ी से बड़े होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3 अंक के रहेंगे। कितने अंक के रहेंगे? 3 अंक के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और यहाँ से देखिए पहला प्रश्न 11वां प्रश्न स्टार्ट होता है। 11वें प्रश्न पूछा गया है, पुरातात्विक किन संसाधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? जो पुरातात्विक रहते हैं वो मतलब
क्या यूज़ करते हैं उनका अध्ययन करने। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पुरातात्विक, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह हो गया, सिंधी सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता होती है, उसका अध्ययन कैसे किया गया होगा, उनका अध्ययन पुरातात्विक के लोगों ने किया होगा। और जो पुरातात्विक लोग होते हैं वो कैसे, कौन से संसाधन, मतलब कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कौन सी क्या क्या करते हैं वो, जिनसे उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ इतने पुरानी है, ये चीज़ कब बनी थी। अब भाई उस समय वो तो रहते नहीं हैं, तो वो पता कैसे करते, किन संसाधनों से पता करते हैं कि वह चीज़ इतने वर्ष पुरानी थी। तो देखिए वही इसमें अपन को बताना था। सबसे पहले अपन इसमें क्या बताएंगे कि कई बार प्रत्यक्ष साक्ष्य का भी सहारा लेना पड़ता है। कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य मिल सकते हैं उनको, उनका सहारा लेकर वो बता देते हैं। और भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्यों को क्या करते हैं वो समानता में ढूंढते हैं। उसमें समानता क्या है, कोई भी एक अप्रत्यक्ष साक्ष्य ले लिया, कोई एक समानता मतलब सही वाला साक्ष्य ले लिया, तो उन दोनों साक्ष्यों को मिलाकर क्या करते हैं वो एक समानता ढूंढते हैं, और समानता से वो अपन को बता देते कि ये इतने वर्ष पुरानी चीज़ थी। उसके बाद देखिए पुरातात्विक जो रहता है पूरी वस्तुओं को ढूंढकर उनका अध्ययन करता, अतीत का पुनः निर्माण करते हैं। और पुरातात्विक की खोज उद्यम का आरंभ मात्र है। ठीक है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोज की वर्गीकृत करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 12 प्रश्न हमसे पूछा गया है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कोई 3 कारण लिखना है। तो इसमें देखिए पूछा गया सम्राट अशोक ने जन कल्याण हेतु 3 कार्य किए थे, किसने, सम्राट अशोक के बताने थे। तो इसमें अपन को सबसे पहले उनका कौन सा कारण था, विश्राम गृह बनवाया था उन्होंने कुआं खुदवाया था, उन्होंने सड़कें बनवाई थी, और इत्यादि भी लिख सकते हैं आप। बहुत सारे कारण उन्होंने करवाए थे, तो आपकी किताब में जो जो दिए हों आप वह भी लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो। और इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है। तो जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी दैनिक दिनचर्या के बिना दिन के पूर्ण नहीं हो सकता है ना, दैनिक दिन जो भी है तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। और मंडल के सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। यहाँ पर आप सुधार लीजिए, बिना जल के लिखना था यहाँ, तो दिल लग गया है। यहाँ क्या लिखना है आपको, जल लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको सुधार कर जल लिखना है। हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारी दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती। क्या है यहाँ पर सही, इसका जल है, जल के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। मंडल के सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। उसके बाद देखिए 14 प्रश्न हमसे पूछा गया है। 14 प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इसमें चित्र बनाना था, एक ये ग्लोब का चित्र बनाना था, मैंने बना दिया है। इसमें देखिए आप, ये ग्लोब का चित्र है, मैंने यहाँ पर चिपका दिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए पूछा था कि आपको विस्पत रेखा, तो ये विस्पत रेखा, ये है विस्पत रेखा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी विस्पत रेखा है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा ऊपर रहती है, ये कर्क रेखा है, ये विस्पत रेखा है, और ये मकर रेखा है नीचे की, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है ऊपर का, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री है इक्वेटर, इसको विस्पत रेखा बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन दिया गया है हमें कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पृथ्वी क्या करती है, दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन करती है और एक परिक्रमण करती है। परिक्रमण करती है और घूर्णन करती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो खुद भी घूमती है। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ये खुद भी घूमती है, और उसके बाद ये सूरज का चक्कर लगाती है। ये सूरज है मान लो, तो ये इसका ये चक्कर लगा रही है, और ये पृथ्वी खुद भी घूम रही है। इसकी 2 प्रकार की गति हो रही है, खुद भी घूम रही है और इसका चक्कर भी लगा रही है। जो खुद घूम रही है क्या है, घूर्णन है, और इसका परिक्रमा कर रही है। ये 2 प्रकार की क्या होती है, इसमें गतियाँ होती हैं। उसके बाद देखिए 16 प्रश्न हमसे पूछा गया है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माना जाता है। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश सामान से बहुमूल्य माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या रहते हैं, चमकदार रहते हैं और मुलायम भी रहते हैं। उसके बाद देखिए 17 प्रश्न हमसे पूछा गया, आपको दैनिक जीवन विविधताएं कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, कोई 2 उदाहरण लिखनी है। तो आपको विविधताएं बहुत सी दिखाई देती हैं, जैसे हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी लोग एकता देखी जा सकती है। जैसे भारत बहुत, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी विविधताएं होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश का मतलब रहन सहन अलग है, महाराष्ट्र का रहन सहन अलग है, मतलब वहाँ का जो आप देखेंगे वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ पहनावा अलग है, वहाँ की जो
खाने की वस्तुएं हैं, जो भी वो क्या बोलते हैं उसको, पकवान बनते हैं, पकवान क्या रहते हैं वहाँ के अलग रहते हैं। तो ये सब क्या है, विविधताएं हैं। तो अपने जो भारत देश है इसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जातियों की विविधताएं पाई जाती हैं, धर्मों की विविधताएं पाई जाती हैं। तो इसमें यही लिखना था कि कौन कौन सी विविधताओं से आपको पता है अपने जीवन में। तो एक तो ये सब विविधताएं होती हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर धर्मों की विविधताएं, जातियों की विविधताएं होती हैं, है ना। और आनुवंशिक विविधताएं होती हैं, एक प्रजाति विविधताएं होती है, दो प्रकार की विविधताएं होती हैं। ये उदाहरण भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, सरकार के विभिन्न स्तर पर कौन से और उनके नाम लिखना है। तो आपको स्तर के नाम लिखने थे, एक तो केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर होता है, एक राज्य स्तर होता है, एक स्थानीय स्तर होता है और एक गांव स्तर होता है। ये 4 स्तर होती है। एक कौन सा होता है, गांव स्तर। गांव स्तर में क्या आता है आपका, ग्राम पंचायत वगैरह आती है। उसके बाद एक स्थानीय स्तर रहता है जिसमें जिला आता है, इसमें क्या आता है, जिला आता है। और इसके बाद जो एक राज्य स्तर होता है, राज्य स्तर में आपको पता है विधानसभा, विधानमंडल वगैरह आता है। और एक केंद्रीय स्तर होता है जो लोकसभा और राज्यसभा होता है। इस प्रकार के 3 स्तर हैं सरकार के। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तर हैं, आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। मैंने समझा भी दिए हैं आपको, आपको आसानी होगी। ये चौथा स्तर इसमें लिखा नहीं गया है, इधर चौथा स्तर आपको लिख लेना है, गांव स्तर। कौन सा स्तर, गांव स्तर, गांव स्तर लिख लेना है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निम्न सुविधाएं हैं, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हो गया, शहरी स्वास्थ्य केंद्र हो गया, दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण हो गया, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन हो गए। ये सब आपको गांव में क्या है, ये मानव संसाधन के कारण दिए गए हैं। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, देखिए 20वां प्रश्न पूछा गया है इसमें कि हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो सरकार में भागीदारी करने के लिए स्थानीय स्तर पर, मतलब अपने गांव या शहर में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़कर आप भागीदारी कर सकते हैं, या फिर आप नगर पालिका चुनाव लड़कर आप देश की भागीदारी कर सकते हैं, सरकार की भागीदारी कर सकते हैं, या फिर आप विधायक का चुनाव लड़के आप भागीदारी कर सकते हैं। तो इन आप लिख सकते हैं, 3 कारण लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़कर, है ना, किसका, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़कर आप भागीदारी कर सकते हैं सरकार की। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं किसका, जिला में किसका लिख सकते हैं, विधायक का आप चुनाव लड़कर भागीदारी कर सकते हैं, या फिर आप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़कर आप देश सरकार की भागीदारी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना था कि आप किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, मैंने अच्छे पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन को लिखा है और मैंने 3 आपको मुख्य बिंदु भी बता दिए हैं कि इसमें मुख्य बिंदु 3 क्या क्या हैं। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि शिलालेख और अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इसके कोई 3 अंतर लिखने हैं। तो शिलालेख और अभिप्राय क्या कहलाता है, इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ। शिलालेख यहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रश्न, यहाँ तो ये प्रश्न ही था, ये आप हटा दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ है। शिलालेख ब्लेज जिनकी किसी खुले स्थान पर पत्थर पर उत्कीर्ण किया जा सकता है। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा तो रहेगा ही मित्रों। आप अच्छे पॉज करके आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर हो सकेगा इसका छोटा रूप, अगर छोटा अंतर हो सकेगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको डाल दूंगा और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ उस लिंक पे आप क्लिक करके कमेंट में लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस टेलीग्राम पर मैं इसका छोटा रूप दे दूंगा आपको, और आपको जो भी डाउट आए जिस भी क्वेश्चन में आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए उसके बाद 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न इसमें दिया गया है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो गांव में ज़्यादातर आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, स्कूल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, कारखाना जहां लोगों को रोजगार मिलता है आदि की कमी होती है ना। गांव में ये सब कमी रहती है गांव में। और गांव में स्वयं के परिवहन के साधनों की व्यवस्था की अनुपलब्धि की स्थिति में ग्रामीण की ये सब होती है, पैदल चलना पड़ता अपन को गाँव में, है ना। और मौसम में बहुत दिक्कत जाती है, रोजगार में दिक्कत जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता गाँव में। बस आपको यही लिखना है इसमें कि क्या क्या निर्भर होता है। देखिए यहाँ पर इसका ये भी दिया गया है प्रश्न, और जो भी आपको अपने मन से लग रहा हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक विज्ञान है, आपको
अगर आप उसमें कुछ बिंदु रहते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को बस याद करके चले जाइए और इसमें क्या कर दीजिए, बिंदुओं को बस लिख के आएंगे ना आप, तो उस जो मेन इम्पोर्टेंट बिंदु रहती हैं, जैसे इसमें हो गया कि क्या क्या आपको बताना था। सबसे पहले इसमें जैसे बिजली, स्कूल हो गया, रोजगार की कमी होती है, इसमें कारखाने रहते हैं गाँव में, सड़क वगैरह नहीं रहती तो परिवहन में दिक्कत जाती है, पैदल जाना पड़ता है, ये इसके मेन बिंदु थे। तो ऐसे बिंदु रहते हर एक प्रश्न में, मैंने बता दिया, समझा दिया आपको। और जो भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं और कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।